जैसा कि आप सभी जानते हैं, परमाणु बम मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे खतरनाक हथियार में से एक है। इसकी ताकत का पता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही लग गया था, जब अमेरिका द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नाम के 2 परमाणु बम गिराया था, जिसके कारण 1,40,000 लोगों से अधिक जाने हिरोशिमा में तथा 74,000 से अधिक जाने नागासाकी में गई थी और हजारों लोग विकिरण से पीड़ित हो चुके थे। तो आज के वीडियो में जानते हैं परमाणु बम कैसे बना होता है, विस्फोट के दौरान कौन सी क्रिया होती है, यह कितना ताकतवर होता है और जापान में आज 76 वर्ष बाद भी बच्चे अपंग पैदा क्यों हो रहे हैं। आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है, तो अंत तक वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं परमाणु बम कैसे बना है। परमाणु बम बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला तत्व यूरेनियम और प्लूटोनियम होता है। यूरेनियम के कई समस्थानिक हैं, पर सामान्यतः यूरेनियम में 99.3% U-238 और 0.7% U-235 होता है, जिसमें U-238 का विखंडन सरलता से नहीं होता, वहीं U-235 का विखंडन सरलता से हो जाता है। इसलिए परमाणु बम बनाने में यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 तत्वों को काम में लिया जाता है। परमाणु बम बनाने में विखंडनीय पदार्थ की क्रांतिक संहति आवश्यक होता है। क्रांतिक संहति क्रिटिकल मास श्रृंखला की क्रिया चालू करने के लिए न्यूनतम मात्रा होती है, जिसमें कम से कम एक उन्मुक्त न्यूट्रॉन एक नए परमाणु पर प्रहार कर उसका विखंडन कर सकता है। क्रांतिक संहति को गोपनीय रखा जाता है, क्योंकि यह आतंकवादियों के हाथ नहीं लगे। यदि मान ले कि यूरेनियम 235 की क्रांतिक संहति 40 पाउंड है, तो 20 पाउंड के 2 यूरेनियम को एक धातु के मोटे खोल में अलग रखा जाता है, यानी जब विस्फोट की आवश्यकता हो तो उस समय मिला के 40 पाउंड किया जा सके, इसके परिणाम स्वरूप श्रृंखला क्रिया चालू किया जा सके। अब जानते हैं कि विस्फोट के दौरान कौन सी क्रिया होती है। इसके लिए परमाणु के केंद्रक में न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाता है। इस प्रहार से ही बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु के नाभिक के भीतर में जो न्यूट्रॉन होता है, उन्हीं से न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। वह मुक्त न्यूट्रॉन फिर अन्य परमाणुओं पर प्रहार करते हैं, फिर उनसे विघटित होते हैं और विघटित न्यूट्रॉन फिर अन्य परमाणुओं का विखंडन करते हैं। इस प्रकार श्रृंखला क्रिया आरंभ होती है। एक क्रिया बार बार होने से भीषण प्रचंडता के साथ विस्फोट होने लगता है। अब जानते हैं यह कितना ताकतवर है। जब हिरोशिमा पर 1500 टन वजन TNT का विस्फोट हुआ था, जिसके कारण वहां 70% इमारत बुरी तरह ध्वस्त हो गई थी। 500 मीटर की दूरी तक 90% लोग 3 सप्ताह के अंदर गंभीर जलन या विकिरण से मर गए थे और आज भी वहाँ रेडिएशन हवा में मौजूद है। विस्फोट के समय तापमान लगभग 3 लाख डिग्री सेल्सियस और जमीन का अंदर का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान लगाया गया। बाद काफी तेज आंधी भी चली थी, जिसकी स्पीड लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी, जो विशाल इमारत को गिराने के लिए काफी था। विस्फोट के कुछ समय बाद एक चक्रवात भी आया था, जिसमें हजारों लोगों की जानें गई थी। अब जानते हैं 76 वर्ष के बाद भी जापान में बच्चे अपंग क्यों पैदा होते हैं। जब परमाणु विस्फोट हुआ था, उस समय ढेर सारे रेडियो एक्टिव कचरा उत्पन्न हुआ था। वही उत्पन्न रेडिएशन वायुमंडल में चारों तरफ फैल गया। साथ ही साथ वहां आसपास मौजूद लोगों के शरीर के अलग अलग अंगों को डैमेज कर दिया। साथ ही साथ वहां आसपास मौजूद लोगों के शरीर के अलग अलग अंगों के सेल को डैमेज कर दिया और वह रेडिएशन लोगों के जीन को भी विकृत कर दिया, जिससे वहां आसपास के प्रत्येक व्यक्ति के जीन में कुछ न कुछ विकृति आ गई है, जिसके कारण वहां पर पैदा लेने वाला ज्यादातर बच्चे अपंग जन्म लेते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।